गुड मॉर्निंग बच्चों, हर हर महादेव। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सत्यम स्पीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनलिज्म क्या है एंड व्हाट वाज द मेन फैक्टर फॉर राइजिंग द नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में ऐसे कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म राइज हुआ। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर या बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट, आप सबको ये पता होता है कि ऑन द वेकेशन ऑफ 26 ऑफ जनवरी, ऑन द वेकेशन ऑफ 15 ऑफ अगस्त हम फ्लैग को लगाते हैं, हम नेशनल एंथम गाते हैं, या व्हेनेवर वी लिसन टू नेशनल एंथम खड़े हो जाते हैं फॉर द रिस्पेक्ट फॉर द नेशन। बट when you talk about the nationalism in Europe and nationalism in India, so these two nationalism are the different concept। वही है, नेशनलिज्म का एंड मीनिंग वही निकल के आता है, लेकिन सिचुएशंस अलग होती हैं कि यूरोप में क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से नेशनलिज्म आया, इंडिया में क्या क्या ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया गया। तो जो पहला चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें सबसे पहले जो आप नेशनलिज्म का मतलब समझते हैं, नेशनलिज्म को यू नो ऑल की नेशनलिज्म इस मतलब होता है राष्ट्रवाद, टू सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड डिवोशन एंड लव फॉर द कंट्री। हम अपने देश के लिए समर्पण है और अपने देश के प्रति जो हमारा लव है, हम अपने लैंड को लेकर, अपने फॉरेस्ट को लेकर, अपने फ्लैग को लेकर, अपने फ्लॉक डांस को लेकर, फ्लॉक सॉन्ग्स को लेकर, एनीथिंग रिलेटेड टू बी आवर नेशन, द डिवोशन एंड द रिस्पेक्ट फॉर द नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म, अगर शॉर्ट में समझा जाए। अब यूरोप में नेशनलिज्म के बारे में बात करेंगे तो नेशनलिज्म 7th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच में जो एक डार्कन एरा ऑफ यूरोप के हिस्ट्री में जाना जाता है, आप आगे चल के पढ़ेंगे कि कुछ ऐसा समय यूरोप में रहा जो एक डार्कन एरिया में चला गया था, पूरा डार्केज एरिया में, अंधकार का युग कहा जाता है, द एरा ऑफ डार्कनेस कहा जाता है यूरोप का। जिसमें लाइक एग्जाम्पल फिर 14th सेंचुरी में नए नए फिलोसफर आए, नए नए साइंटिस्ट आए, तो फिर उन्होंने क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट किया चर्च पे या गॉड पे, या जो मिथियोलॉजी प्रेजेंट थी यूरोप में उसको लेकर। और आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फ्यूडलिज्म, जिसे सामंतवाद कहा जाता है। अब फ्यूडलिज्म क्या होता है, जैसे समझ लीजिए पर्सन ए और सी के बीच में बी है, सो ए का मैसेज सी तक पहुंचाना, सी से फिर पैसे लेकर ए तक देना। लाइक एग्जांपल, ए राजा है और बी एक मीडिएटर है और सी वहां की जनता है, पीपल्स है, सिटीजन है। तो बी क्या करता है, सी से पैसा लेकर ए को देता है। अब बी पैसा ले रहा है तो बी के मन में लालच आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो टैक्स ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स, इन द फॉर्म ऑफ लाइक एग्जांपल फूड ग्रेन, एनी काइंड ऑफ द थिंग दे कैन। तो इससे क्या हुआ कि जो फ्यूडल थे, जो बिचौलिए थे, फ्यूडलिज्म को सामंतवादी बिचौलिए जो थे, उनकी पावर बढ़ती गई। उन्होंने पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने सपोज कीजिए सी से 10 रुपए लिया और ए को सिर्फ स्टार्टिंग में 8 रुपए दिया, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। धीरे धीरे राजा की पावर कम होने लगी और फ्यूडल की पावर बढ़ने लगी। तो जिसकी वजह से नॉर्मली जनता बहुत परेशान हो जाया करती थी। तो राजा को भी लगता था कि अब राजा तो बहुत अच्छे होते नहीं थे, लेकिन उनको भी तो पैसा मिलना चाहिए था, तो पैसा आ नहीं रहा था। तो पहला तो फिर 14th सेंचुरी के बाद यूरोप में जो फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हुआ, तो पहला तो फैक्टर था कि फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन होना। सेकंड, द इन्वेंशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज, रेफ्रिजरेटर या लाइक एग्जांपल स्टीम इंजन, या लाइक एग्जांपल न्यूटन, गैलीलियो, तो बहुत सारे, या लाइक एग्जांपल आप अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर आपने फिलोसफर के बारे में या थिंकर्स के बारे में पढ़ा होगा, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, डिड्रो, जॉन लॉक, तो इन सब ने जो फिलोसफी दी ह्यूमन राइट्स को लेकर, लॉ को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर, या पावर को लेकर, या इक्वलिटी को लेकर। आपने हिंदी में कहावत सुना होगा कि खरबूजा खरबूजों को देखकर रंग बदल लेता है। तो जब 1789 में क्लास 9th में आपने पढ़ा, मैं क्लास 9 में अब डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जब क्लास 9 का वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें डिटेल में। तो जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन था, एक और रीजन था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इमीडिएट रीजन, एक फिलोसफर और थिंकर रीजन भी था जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को थोड़ा सपोर्ट किया। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, तो जब इक्वलिटी, फर्टिलिटी और फ्रीडम, पावर, ये सारे जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे यूरोप के फ्रांस में डेवलप्ड होने लगे, तो धीरे धीरे आसपास की जो कंट्रियां हैं, जैसे लाइक एग्जांपल आप कभी रोड पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि मंचूरियन आपको खाने का मन है, बट ऑन दैट टाइम यू डोंट हैव अ मनी, उस समय आपके पास पैसा नहीं था। तो आपने क्या किया, आपने घर पे आए, घर पे आके आपने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे मंचूरियन खाना है, तो मम्मी ने फिर 1 दिन 2 दिन टाइम देकर मम्मी ने आपके लिए मंचूरियन बनाया। क्यों? क्योंकि आप देख चुके हैं और आपके माइंड में वही रिपीटेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका मन है।
तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका तो 1789 में पूरे यूरोप में फ्रेंच एक ऐसा कंट्री था जहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रीडम, फर्टिलिटी, इक्वलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट आने लगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट आने के बाद जो आसपास के कंट्रीज थे, जो आसपास के पड़ोसी थे, जो नाइबर्स थे, उनके मन में भी एक फ्रीडम को लेकर आवाज उठने लगी। दूसरा फैक्टर तो ये हो गया कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन में या फ्रांस में जब इक्वलिटी आ चुकी है, वहां पे धीरे धीरे मोनार्क जा रहा है, मोनार्क वहां से लास्ट हुआ 1848 तक जाएगा। लेकिन जो धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कि मोनार्क को हटाने के लिए मोनार्क, फिर कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर रिपब्लिक, जो एक फेज, जो एक कंटिन्यूटी चल रही है, उसको देखना है। तो नेशनलिज्म के राइज होने में द डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द न्यू आइडियाज, द न्यू थिंकर्स, द टेक्नोलॉजी एंड द साइंटिस्ट, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर थे जिन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म को राइज किया। अब नेशनलिज्म को राइज करने के बाद क्या होता है कि अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि ठीक है, आपने तो नेशनलिज्म ला दिया, बट जो इतने सालों से पीपल्स एक कंजर्वेटिव माइंड के अंडर में या एक मोनार्क के अंडर में अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे थे, उन्हें सडनली कैसे बिलीव दिलाया जा सके कि नहीं भाई, नेशनलिज्म इज गुड फॉर योर फ्यूचर, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। इसलिए नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए या नेशनलिज्म को और आगे बढ़ाने के लिए जो फ्रेंच के रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने जिम्मा उठा लिया। उन्होंने ये जिम्मा उठाया कि जिस तरह हमने फ्रांस में रिवॉल्यूशन करके नेशनलिज्म को बढ़ाया है, उसी तरह हम पूरे यूरोप में नेशनलिज्म को आगे बढ़ाएंगे। सो व्हाट इज नेशनलिज्म? सो नेशनलिज्म इज नॉर्मली लव, डिवोशन फॉर द कंट्री। अब एग्जाम में आपको नेशनलिज्म का डेफिनेशन नहीं आएगा, एग्जाम में आपको ये नहीं आएगा कि व्हाट वाज द मेन फैक्टर फॉर द राइजिंग द नेशनलिज्म इन यूरोप, ये दो क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट यू शुड बी नो कि व्हाट इज नेशनलिज्म एंड व्हाट वाज द फैक्टर। तो इससे क्या होगा कि जब आप आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये टॉपिक था, नेशनलिज्म का एक ये फैक्टर था जिसकी वजह से यहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहा है। क्योंकि हिस्ट्री नॉर्मली क्या है, इट्स द अंडरलाइन द चेंजेस। आप जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस को देखते जाएंगे तो आपके लिए हिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए अब जो अगला टॉपिक आप देखेंगे कि नेशनलिज्म को इम्प्रूवमेंट करने के लिए या नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने जो जो स्टेप उठाए, उस स्टेप को उठाने में उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उन्होंने कौन कौन से ऐसे मेजरमेंट और कौन कौन से ऐसे तरीके अपनाए जिसकी वजह से नेशनलिज्म को और बूस्ट किया जा सके। इसलिए आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि नेशनलिज्म क्या है एंड व्हाट वाज द मेन फैक्टर फॉर द नेशनलिज्म। दोनों के डेफिनेशन और दोनों के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इन शॉर्ट में मिल जाएंगे, या मैं फोटो लिंक का दे दूंगा, फोटो डाउनलोड कर लीजिएगा, या मैं रिटन फॉर्म में दे दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, या पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। दिस 2 क्वेश्चंस आपके ये होमवर्क रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टेप टेकन बाय द नेशनलिज्म को हम कंटिन्यू करेंगे, साथ ही कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं। तब तक के लिए अपने रिवीजन को चालू रखिए, बुक रीडिंग करते रहिए, हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट वैल्यू दीजिए।